फितूर तेरे इश्क का पार्ट 12। कबीर वानी के बहुत करीब था, इतना कि वानी की सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। मिसेस सिंघानिया, उसकी आवाज़ में वही डेविलिश मुस्कान थी। क्या मतलब? क्या हमारी शादी नकली नहीं थी? वानी की आवाज़ में बेचैनी थी। कबीर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कबीर बस उसे देखता रहा था, बहुत पास से, इतना पास कि वानी को लगा उसने एक कदम भी हिलाया तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। कबीर, वानी ने पूछना चाहा, लेकिन अचानक, सर, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? सर्वेंट की आवाज़ सुनकर कबीर जैसे एक झटके में किसी गहराई से बाहर खिंचाया था। उसकी पलकें फड़फड़ाईं। वो अपने कमरे में खड़ा हुआ था, दरवाजे के पास, हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि वो बस अपने ख्यालों में बानी को अपने नज़दीक महसूस कर रहा था। बानी तो अभी भी आईने के सामने खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ थी, ब्लाउज की डोरियां बांध रही थी, उंगलियां हल्की सी उलझ रही थी। ब्लाउज की डोरी जैसे ही बंधी, बानी की नज़र आईने में पड़ी। पीछे कबीर को देखकर वो चौंक गई थी। उसने तुरंत साड़ी का पल्लू कंधे पर खींच लिया था। आप यहाँ? उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी, लेकिन हल्की सी हड़बड़ी भी। कबीर जैसे उसी पल में अटका रह गया था। उसने हल्का सा गल्प किया और बोला, हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उसमें ठहराव था। बानी पलटी, आंखों में सवाल, तेवर में वही पुरानी सख्ती थी। आपको नॉक करना चाहिए था। कबीर ने ट्रे साइड टेबल पर रखी, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जब अपना ही कमरा हो, उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से शांत थी, तो आदत छूट जाती है मिसेस सिंघानिया। वानी ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी पीठ ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई थी। कबीर रुका नहीं था। उसने दोनों हाथ टेबल के किनारों पर रख दिए थे। वानी बीच में कैद हो गई थी। एक पल तक वो बस उसे देखता रहा था, फिर उसने बहुत हल्के से वानी की कमर पर हाथ रखा। वानी की सांस गहरी हो गई थी। वो कुछ कहती, उससे पहले ही कबीर ने उसे अपने करीब कर लिया था। उसकी नज़र वानी की पीठ पर गई। एक पल तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, आपने उल्टी बांध दी हैं। वानी चौंकी। क्या? कबीर ने नज़र हटाई नहीं थी। आवाज़ अब भी वही ठहरी हुई थी। डोरियां एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। वानी ने झुंझलाकर उसकी आंखों में देखा तो वानी की आवाज़ में चिढ़ थी, लेकिन उसका शरीर उसकी बात का साथ नहीं दे रहा था। कबीर ने वो झुंझलाहट भी देख ली थी, और उससे ज़्यादा वो हल्की सी बेचैनी जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके होठों पर अनजाने में एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वानी ने वो मुस्कान देख ली थी, और उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठा था। कबीर, आप इस तरह करीब आए तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, उसने मन ही मन कहा। उसकी उंगलियां ड्रेसिंग टेबल के किनारे पर कस गई थी। पर डरती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या तब भी आप ऐसे ही रहेंगे, या ये सब भी एक शर्त की तरह खत्म हो जाएगा? कबीर ने उसकी आंखों में एक पल और देखा, फिर बहुत शांत, लगभग सामान्य आवाज़ में बोला, हो गया, बस इतना ही। वानी जैसे उसी एक शब्द से होश में लौट आई थी। उसने झट से खुद को पीछे खींचा, कबीर से दूर हो गई थी। एक पल के लिए उसकी नज़रें नीचे झुकी, फिर बिना कुछ कहे वो मुड़ी, तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई थी। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरा अचानक बहुत खामोश हो गया था। कबीर वहीं खड़ा रह गया था कुछ सेकंड तक, फिर उसने झुंझलाहट में अपना हाथ बालों में फेर लिया था। एक गहरी सांस ली, जहम। उसकी आवाज़ कमरे में ही खो गई थी। कबीर ने दांत भींच लिए थे, जबड़ा सख्त हो गया था। इस बार आवाज़ में झुंझलाहट साफ थी। वह बिना देर किए शर्ट के बटन खोलते हुए सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर पानी की आवाज़ गूंजने लगी थी। कबीर ने सिंक पर हाथ रिकाया, आईने में खुद को देखा। खुद पर काबू कब तक रखना पड़ेगा? आखिर कब तुम मेरे दिल के जज्बातों से भागती रहोगी? उसने धीमे से कहा, लेकिन आवाज़ में यकीन नहीं था। उधर बानी अस्पताल के कमरे में खड़ी थी। उसकी माँ बेड पर बैठी हुई थी। चेहरा पहले से बेहतर था। बानी, माँ ने उसे देखते हुए कहा। बानी की आंखें भर आई थीं। वो तुरंत पास जाकर बैठ गई थी। बानी हर हफ्ते उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती थी, और रत्नाजी ने धीरे धीरे बानी को पहचानना शुरू कर दिया था। हाँ माँ, मैं यहीं हूँ। माँ ने उसकी तरफ देखा। नज़र थोड़ी धुंधली थी, लेकिन इस बार खाली नहीं थी। तू मेरी बेटी है ना? उनकी आवाज़ कांप रही थी। बानी ने उनका हाथ थाम लिया। हाँ मैम, मैं आपकी बानी हूँ। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अच्छी लग रही है तू, बस इतना ही। और बानी ने सिर झुका लिया था। दिल भारी था, लेकिन सुकून भी था। वहीं दिन भर ऑफिस में कबीर का मूड खराब ही रहा था। मीटिंग में आवाज़ तेज थी, फाइल्स पर चिढ़, हर छोटी बात पर गुस्सा कर रहा था। ये ऐसे क्यों नहीं किया? मैंने साफ कहा था। स्टाफ चुप था, सब समझ रहे थे मसला सिर्फ काम का नहीं है। उसके दिमाग में बार बार वही एक चेहरा आ रहा था, और वही एक बात, वो मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है, और मैं अब खुद को रोकना नहीं चाहता। शाम के 7 बज चुके थे। बानी वापस आ गई थी। शिफॉन साड़ी, पीठ पर बैकलेस ब्लाउज, बाल हल्के गीले थे, शायद रास्ते में बारिश से। वो जैसे ही अंदर आई, कबीर की नज़र उठी, और फिर हटी नहीं पाई थी। पूरा दिन जिस चीज़ से वो भाग रहा था, वो उसके सामने खड़ी हुई थी। बानी ने उसे देखा एक पल के लिए, फिर नज़रें झुका ली थीं। केबिन में अजीब सी खामोशी फैल गई थी।
उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ा, एक भी शब्द नहीं बोला। वानी ने उसकी आहट सुनी और पलट कर देखा तो कबीर की आंखों में इश्क का फितूर दिख रहा था, जिसे काबू करना अब बहुत मुश्किल था। कबीर, वो कुछ कहती उससे पहले ही कबीर ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था, बहुत हल्के से, जैसे डर हो कि वो पल टूट न जाए। और अगले ही पल उसके होठ वानी के होठों पर आ टिके थे। वानी पहले तो हल्की सी कसमस आई, पर कुछ पल के लिए वानी भी सब कुछ भूलकर उसका साथ देने लगी थी। वो थक गई थी खुद को रोकते रोकते, और अब कबीर से दूर रहना उसे भी अच्छा नहीं लगता था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने होठ वानी के होठों से हटा लिए थे। धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोला, सॉरी। लेकिन वानी अब झटके से पीछे नहीं हटी थी। आज उसका दिल मान चुका था। पूरे दिन की दूरी, बेचैनी, सब उसके भीतर उमड़ रहे थे। अब उसे खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। कबीर की आंखों में अभी भी वही फितूर और प्यार झलक रहा था। उसने वानी को देखा, जैसे उसे खुद से और करीब महसूस करना चाहता हो। और फिर वानी ने पहली बार वही किया जो उसने हमेशा से अपने दिल में महसूस किया था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, कबीर के गाल को छू लिया था और अपनी आंखें बंद करके खुद ही उसे किस कर लिया था। करीब 10 मिनट बाद वानी ने धीरे धीरे खुद को पीछे किया और कबीर की आंखों में देखा। उसके हाथ अभी भी उसके गाल पर था। कमरे में कुछ देर तक बस उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे में अटक गई थी। उसकी आवाज़ हल्की थी लेकिन सच्चाई से भरी हुई थी। आई लव यू मिस्टर कबीर। कबीर की आंखों में पहले हैरानी, फिर हल्की मुस्कान और पूरी राहत झलक गई थी। उसने वानी की तरफ झुककर कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मिसेस सिंघानिया। उस पल सारी दूरी, डर और बेचैनी गायब हो गई थी। बस उनका प्यार और एक दूसरे की नज़रों में खो जाने को खामोशी रह गई थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। उनका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी कैबिन का दरवाज़ा अचानक खुला। मानव और अदिति अंदर आ गए थे। वानी झट से पीछे खड़ी हो गई थी, चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसने अपने हाथ साड़ी के पल्लू पर फेर दिए थे। खुद को संभालने की कोशिश में मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हम थोड़ी जल्दी आ गए, है ना? अदिति भी हंस पड़ी थी और वानी की झिझक और शर्म पर ध्यान देते हुए मजाक में बोली, ओह, शायद गलत टाइम पर आ गए हैं हम। कबीर बस उन्हें घूर कर रह गया था। कबीर ने वानी की तरफ एक नज़र डाली। उसकी आंखों में हल्की चिंता और हल्की मुस्कान दोनों थी। कबीर अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही अदिति ने जानबूझकर खांसते हुए माहौल तोड़ा। वैसे भैया, अदिति ने मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, मैं और मानव हनीमून पे जा रहे हैं तो मानव को 1 हफ्ते की लीव चाहिए। मानव भी हल्का सा सिर झुकाया हुआ था, जैसे पहले से ही डांट के लिए तैयार हो। वह शादी की वजह से पहले ही काफ़ी छुट्टियां कर चुका था। मुझे पता था, अदिति ने तुरंत आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आप अप्रूव नहीं करेंगे, इसलिए मैं खुद ही आ गई। कबीर ने कुर्सी से पीठ टिकाई। होठों के कोने पर वही तंजिया मुस्कान उभर आई थी। अभी 1 हफ्ता हुआ है तुम्हारी शादी को, वह इत्मीनान से बोला। और अभी से हनीमून? अदिति ने आंखें मटकाई और शरारत से बोली, अब मानव आपकी तरह अनरोमांटिक नहीं है ना भाई साहब। चलिए, ज़्यादा सवाल मत पूछिए, जल्दी से मेरे हस्बैंड की लीव अप्रूव कीजिए। अदिति एक अनाथ लड़की थी जो बचपन से ठाकुर हवेली में रहती थी और बचपन से ही मानव की मंगेतर थी। मानव ने राहत की सांस ली। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी नज़र वानी पर गई, जो अभी थोड़ी सी घबराई हुई हाथों का आपस में मसल रही थी। अगले ही पल कबीर ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। ठीक है, उसने बेहद सामान्य लहजे में कहा, तो फिर हम भी चलेंगे हनीमून पर। वानी की सांस अटक गई थी, चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। आंखें उठाने की हिम्मत नहीं थी उसकी। वानी चाहती तो बहस कर सकती थी, काम, जिम्मेदारी, टाइमिंग, पर वानी जितनी सभी कामों में परफेक्ट थी, रोमांस के मामले में उतनी ही कमज़ोर थी। वह बस शर्माकर कबीर की पकड़ से फिसली और बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर निकल आई थी। अदिति और मानव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। कबीर ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर हल्की सी हंसी उसके होठों से निकल गई थी। मैंने तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं ही कहा था कि मेरी बीवी शर्मीली है। फिर सिर हिलाते हुए खुद से ही बोला, पर ये तो सच में शर्मीली निकली। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। लड़ना हो तो शेरनी, और रोमांस के टाइम छोटी सी सुइया लगती है मुझे। वह मुस्कुराते हुए बोला। कबीर ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, वैसे जा कहाँ रहे हो तुम लोग? अदिति ने तुरंत हाथ हवा में उठाया, जैसे उसे वहीं रोक रही हो। देखिए, उसने साफ साफ कहा, आपको जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन मुझे आपको अपने रोमांस में हड्डी नहीं बनाना। मानव ने आंखें घुमा ली थी, पर मुस्कान छुपा नहीं पाया था। कबीर के आगे जो बिना डरे बोल सकती थी, वो बस अदिति ही थी। अदिति ने उंगली दिखाते हुए मानव को देखा, और सुन लीजिए आप, अगर आपने भाई साहब को कुछ भी बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर उसकी बात पर हल्का सा हंसा। वही पुरानी तंजिया मुस्कान थी। उसने फाइल उठाई, बिना ज़्यादा ड्रामा किए साइन कर दिए थे। लीव अप्रूव्ड, उसने शांति से कहा, जाओ। और हाँ,
एंजॉय करना। मानव ने चैन की सांस ली। थैंक यू सर, मतलब भाई साहब। अदिति ने उसकी बाँह खींची। चलो, वरना ये फिर कुछ और काम बोल देंगे। वैसे भी आज कबीर भाई साहब का मूड अच्छा था, जो बिना ज़्यादा मिन्नतें करे मान गए। दोनों हंसते हुए केबिन से बाहर निकल गए थे। दरवाज़ा बंद होते ही कमरा फिर से शांत हो गया था। घड़ी में रात के करीब 10 बज रहे थे। वानी डेस्क पर बैठी थी, अपना काम कर रही थी। चेहरा अब भी हल्का गुलाबी, नजरें झुकी हुई थी। उसने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन अब उसे अजीब लग रहा था। बेचैनी, झिझक और एक अनजाना सा डर था। कबीर ने ये सब देख लिया था। वे धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने वानी की घबराहट को थोड़ा थाम लिया था। वानी ने नजरें उठाईं। कबीर की आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस सुकून था, आराम से। कबीर ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम जितना चाहो वक्त ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कैबिन में कोई शोर नहीं था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और 2 दिनों की धड़कनें जो अब एक ही ताल में चल रही थीं। अगली सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। वानी बेड के एक कोने पर बैठी थी, चाय का कप हाथ में थामे हुए। नजरें अभी बार बार झुक रही थी। कल रात के बाद वह कबीर के सामने ज्यादा ही शर्मा रही थी। कबीर उसे देख रहा था, वही झिझक, वही मासूम घबराहट थी। उसने जानबूझकर बेहद नॉर्मल लहजे में कहा, आज शाम। वह काउच पर सीधे बैठते हुए बोला, हमें मनाली जाना है। वानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें झुका ली थी। रिजॉर्ट का इंस्पेक्शन है। कबीर ने बात पूरी की। 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, देखनी जरूरी हैं। असल में उसका इरादा हनीमून पर जाने का था, लेकिन उसे पता था अगर वे सीधे कह देता तो बानी शायद मना कर देती, इसलिए इंस्पेक्शन का बहाना बनाया था। बानी ने होठों को हल्का सा दबाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे कबीर के इशारे को समझ रही हो। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, ठीक है। एक पल के लिए कबीर ने राहत की सांस ली। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन बानी की हालत वह और भी ज्यादा अजीब हो गई थी। जब भी कबीर उसकी तरफ देखता, वह तुरंत दूसरी ओर देखने लगती। कभी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगती, तो कभी कप में चम्मच घुमाने लगती। कबीर ने यह सब नोटिस किया और बोला, बानी। उसकी आवाज़ में हल्की शरारत थी, इतना क्या शर्मा रही हो यार। बानी का चेहरा और लाल हो गया था। वह बिना उसकी तरफ देखे बुदबुदाई, कुछ भी तो नहीं। कबीर मुस्कुरा दिया था। वह समझ गया था कल के बाद उसकी शेरनी सी बीवी अब उसके सामने थोड़ी सी ज्यादा शर्मीली हो गई थी। कबीर की मुस्कान कुछ देर तक उसके चेहरे पर टिकी रही थी। वो जानता था अभी अगर उसने कुछ और कहा तो बानी और ज्यादा सिमट जाएगी, इसलिए उसने बस हल्के से कहा, तैयारी कर लो, आज ही निकल रहे हैं। बानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज? उसकी आवाज़ में हैरानी भी थी और घबराहट भी। हाँ, कबीर ने इत्मीनान से कहा, शाम की फ़्लाइट है। बानी कुछ पल चुप रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मन में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक अनजानी सी बेचैनी भी। शाम तक सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। बानी ने अपनी पैकिंग कर ली थी, हर बार जिप बंद करते हुए दिल में वही हल्की सी घबराहट उठ रही थी। मनाली से बानी की कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई थी, जिन्हें सोचकर ही उसका मन थोड़ा उदास हो रहा था। उधर कबीर, वह स्टडी रूम में था। दरवाज़ा आधा बंद था। बानी ने नोटिस किया वह अपनी ट्रॉली खुद पैक कर रहा था। ना नौकर ना किसी को बुलाया। उसने ट्रॉली में कपड़ों के अलावा एक अलग सा कवर रखा था, एक छोटा सा बॉक्स और एक वेलवेट पाउच, जिसे उसने बेहद संभाल कर जिप के अंदर छुपाया हुआ था। बानी ने दरवाजे पर खड़े खड़े पूछा, मैं मदद करूं आपकी? कबीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। नजरें पल भर के लिए उसकी आंखों में अटकीं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, ये मुझे ही करना है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिस पर बानी ने सवाल नहीं किया। शाम ढलते ढलते कबीर और बानी मनाली के लिए निकल गए थे। फ्लाइट टेक ऑफ करते वक्त बानी ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां नीचे छूट रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई नई शुरुआत और कोई पुरानी परछाई दोनों साथ साथ चल रही हों। कबीर ने उसकी तरफ देखा, हल्के से उसकी उंगलियां थाम ली थीं और उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोला, थक गई हो? बानी ने ना में सिर हिलाया, नहीं, बस कुछ सोच रही हूँ। कबीर कुछ नहीं बोला, क्योंकि मनाली से उसकी भी सबसे बुरी याद जुड़ी हुई थी, लेकिन वो एक बार बानी के साथ यहाँ आकर उस याद को भुलाना चाहता था। कुछ घंटों बाद रिजॉर्ट पहुंचकर बानी कार से बाहर उतरी तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी फैल गई थी। वही पहाड़, वही हवा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आई थीं। ठंडी हवा ने जैसे ही उसके चेहरे को छुआ, बानी ने गहरी सांस ली। यहाँ की हवा आज भी वैसी ही है। वो अनायास ही बुदबुदा गई थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तुम पहले भी आई हो यहाँ? बानी ने सिर हिलाया। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चमक नहीं। हाँ, उसने बहुत धीमे से कहा, काफ़ी साल पहले। बानी कुछ पल चुप रही, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, आप इससे पहले कब आए थे यहाँ कबीर?
कबीर के कदम ठिठक गए थे। वो कुछ देर बस सामने फैले पहाड़ों को देखता रहा। कुछ सेकंड ऐसे थे जिनमें उसकी सांस भी भारी लग रही थी। फिर वो वानी की तरफ घूमा, सीधे उसकी आंखों में देखा और उसका हाथ थामते हुए बोला, जब मैं सिर्फ 11 साल का था। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे बहुत कुछ टूटा हुआ था। वानी की उंगलियां अपने आप उसकी बाजू पर सिमट गई थीं। उसी उम्र में मुझे पता चला था कि मेरी माँ यहाँ रहती हैं। वानी की आंखें फैल गई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब मैं 4 साल का था, कबीर की पलकों पर एक पल के लिए बोझ उतर आया था। तो मैं उनसे नफरत करता था, क्योंकि बचपन से मुझे उस औरत ने पाला था जो आज मेरे डैड की वाइफ है। ये शब्द कहते हुए उसकी आवाज़ ज़रा सी रुक गई थी, जैसे उसके अंदर का बच्चा अभी भीतर से कहीं कांप रहा हो। मुझे वही लोग चाहिए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ कौन है, और शायद उसी नफ़रत की वजह से। वो बहुत धीमे बोला, उन्होंने मुझे नानी माँ के पास अलवर छोड़ दिया था और ख़ुद यहाँ आ गई थी। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन वानी को पहली बार एहसास हुआ था कि कबीर ने अपने अंदर कितना कुछ छुपाया हुआ था। वो एक कदम आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे कबीर का हाथ थाम लिया था, जैसे कह रही हो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कबीर ने उसे रोका नहीं था। शायद पहली बार उसने किसी को अपने उस 11 साल के बच्चे के पास आने दिया था। पहाड़ वही थे, हवा वही थी, लेकिन इस बार मनाली किसी याद से भागने की जगह दो टूटे लोगों के बीच एक खामोश समझ बन रहा था। शाम धीरे धीरे रात में ढल चुकी थी। रिजॉर्ट की बालकनी से नीचे देखती बानी पहाड़ों पर उतरती धुंध को महसूस कर रही थी। तभी पीछे से कबीर की आवाज़ आई, कोट ले लो। बानी मुड़ी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसके लहजे में हैरानी कम, उत्सुकता ज़्यादा थी। कबीर ने हल्की सी नज़र उससे मिलाई और बोला, बस बाहर। कुछ देर बाद कार पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, ऊपर तारों से भरा आसमान था। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की परछाइयाँ भागती सी लग रही थीं। कबीर, बानी ने धीमे से कहा, अब बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत सर्दी है। कबीर ने गाड़ी रोक दी थी। बाहर उतरते ही ठंडी हवा ने दोनों को घेर लिया था। सामने मनाली की सोलांग वैली थी, नीचे फैली पूरी घाटी, दूर दूर तक टिमटिमाती रोशनियाँ जैसे ज़मीन पर उतरे सितारे, और चारों ओर फैली हुई बर्फ चांद की रोशनी में और भी ज़्यादा चमक रही थी। बानी कुछ पल उसे देखती रह गई थी। ये जगह, उसकी आवाज़ अपने आप धीमी हो गई थी। कबीर उसके पास आकर खड़ा हो गया था। मैं यहाँ रात में पहली बार आया हूँ। कबीर ने कार के बोनट से टेक लगाते हुए कहा। पहले दिन में आया था, तब सिर्फ सवाल थे। वानी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और आज? और आज? कबीर ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। आज मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ इसे देखूं। हवा तेज थी। वानी ने अपने हाथ समेटे। कबीर ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी थी। कबीर ने धीरे धीरे वानी के पीछे कदम बढ़ाई। उसकी गर्म बाहें अचानक वानी के चारों ओर कैद हो गई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन कबीर की गर्मी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने हल्के से वानी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए थे। कबीर की अचानक की गई हरकत पर वानी की सांसें थम गई थी। वह पल भर ठहरी, फिर हल्का सा शर्म भरी हिचकिचाहट में बोली, कबीर, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने बेखुदी में अपने निचले होंठ को बाइट कर लिया था। कबीर उसके इस तरह मचलने पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था और धीरे धीरे शरारतें बढ़ाने लगा था। उसकी उंगलियां वानी के कान की बाली तक चली गई थी। वानी ने गर्दन जरा सी मोड़ी। कबीर के होठों की गर्माहट अभी उसकी त्वचा पर थी। वह एक पल ठिठकी, फिर उसकी आंखों में नटखट चमक उभर आई थी। बिना वक्त गवाए उसने जमीन से बर्फ की एक छोटी सी ढेरी उठाई और झट से कबीर के सीने पर मार दी थी। यह क्या था? कबीर हंस पड़ा था, लेकिन पीछे नहीं रहा था। उसने भी हंसते हुए बर्फ वापस फेंक दिया था। दोनों काफी देर तक बर्फ में खेलते रहे थे। अगली सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में उतर आई थी। वानी की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने घड़ी देखी। काफी सुबह थी। बाहर बर्फ अब भी चमक रही थी, लेकिन सूरज की हल्की गर्माहट माहौल को नरम बना रही थी। वह चुपचाप उठी ताकि काउच पर सो रहे कबीर की नींद न टूटे। उसके बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ आंखों पर था और दूसरा जैकेट को थामे हुए था। कल रात की थकान अब भी उसके चेहरे पर थी। वानी एक पल को ठिठकी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ नजर हटा ली थी। उसने जल्दी जल्दी एक सिंपल सा कुर्ता और जीन्स पहन ली, बालों को हल्का सा समेटा और जैसे ही लिप ग्लॉस लगाने लगी, फोन की स्क्रीन चमक उठी थी। अदिति का वीडियो कॉल था। अब ये सुबह सुबह वानी बुदबुदाई और कॉल रिसीव कर ली थी। स्क्रीन पर अदिति आई। बहुत ही शॉर्ट स्टाइलिश ड्रेस में थी, बाल खुले हुए थे, आंखों में वही पुरानी शरारत थी। हाय भाभी। अदिति चहक पड़ी थी। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? वानी मुस्कुरा दी थी। बहुत अच्छी लग रही हो अदिति। अदिति ने खुद को कैमरे में और ठीक से देखा और फिर अचानक भौं चढ़ाई। और आप?
उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, आपने क्या पहना है? बानी का चेहरा खिल उठा था। उसने फ़ोन थोड़ा पीछे किया और खुशी खुशी अपना कुर्ता दिखाया। देखो ये कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत सर्दी है ना, तो अभी ऊपर से ओवरकोट भी पहनना पड़ेगा। इतना सुनते ही अदिति ने नाटकीय अंदाज में अपना सिर पकड़ लिया था। व्हाट द? फिर वो लगभग चीख पड़ी थी, भाभी ये सब क्या है? आप बिजनेस ट्रिप पर गई हो या हनीमून पर? बानी हंस पड़ी थी और बोली, बिजनेस ट्रिप पर। अदिति ने बात काट दी थी, हद है यार, आप दोनों ही इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो? फिर आंख मारती हुई बोली, हमारी परफेक्ट भाभी रोमांस में बिल्कुल जीरो हैं। बानी कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से नींद में डूबी हुई आवाज आई, किसका लेक्चर चल रहा है इतनी सुबह? कबीर काउच से उठकर आंखें मसलते हुए खड़ा हुआ था। अदिति थोड़ा सहम गई थी। ओहो, भाई साहब भी जाग गए? बानी ने फोन नीचे किया, शर्म से हल्का सा मुस्कुरा दी थी। कबीर बानी के करीब आया। उसने बानी के हाथ से फोन छीना और सीधा कैमरे में बोला, मुझे सुबह सुबह अपने रोमांस में हड्डी नहीं चाहिए। फिर बड़ी शांति से कहा, चलो बाय, और कॉल कट कर दी थी। उधर अदिति ने मुंह फुला लिया था क्योंकि कबीर ने उसी का डायलॉग उस पर ही चिपका दिया था। बानी बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी। अगले ही पल उसकी नज़र कबीर पर चली गई थी, शर्टलेस, बस, और उसके दिमाग के फ्यूज हो गए थे। वो फट से पीछे हटी। कबीर आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कबीर ने आईब्रो उठाई। ऐसे मतलब? मैं तो रोज ही ऐसे खड़ा होता हूँ। बानी ने आंखें घुमा ली थी। आप तो हमेशा मेरे जागने से पहले शर्ट पहन लेते थे ना, प्लीज थोड़ा दूर रहिए। कबीर हंसते हुए और करीब आ गया था। बानी का दिल धक धक करने लगा था। क्यों? कबीर ने जानबूझकर धीमी आवाज में कहा। बानी हल्का सा शर्मा कर साइड हटने लगी थी। हम मैरिड नहीं है ना, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन कबीर कहाँ रुकने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए बानी का हाथ पकड़ लिया और हल्के से उसे अपनी तरफ खींच लिया था। अरे अरे, भाग कर नहीं हूँ, अगर अच्छा लग रहा है, वो ब्लिंक करते हुए बोला, तो मैं इतनी ठंड में भी तुम्हारे लिए ऐसे ही रह सकता हूँ। बानी का चेहरा एकदम लाल हो गया था। पागल हैं क्या आप? सर्दी लग जाएगी। कबीर ने शरारती हंसी के साथ कहा, तो क्या हुआ, आप है ना गर्म रखने के लिए। बानी ने जल्दी से हाथ छुड़ाया और बोल पड़ी, कबीर, उसने धीरे से कहा, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? कबीर ने भौएं चढ़ाई। मतलब बानी ने शब्द ढूंढते हुए कहा, हमारी शादी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है ना, और कुछ हफ्तों बाद खत्म हो जाएगी। कबीर ने उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, वही वाली जो हमेशा किसी तूफान से पहले आती थी। और हमने मंदिर में शादी भी तो की थी। उसने ऐसे कहा जैसे मौसम की बात कर रहा हो। बानी थोड़ा रुकी, जैसे सोच में पड़ गई हो, फिर माथा सिकोड़कर बोली, हाँ, लेकिन उसमें पंडित जी नकली थे ना। कबीर की मुस्कान अब शातिर हो गई थी। उसने एक कदम पास आकर बड़े आराम से कहा, ऐसा बस आपको लगता है मिसेस सिंघानिया। बानी की आंखें फैल गई थी। क्या मतलब? कबीर ने हंसी दबाते हुए कहा, मतलब ये कि हमारी शादी भी असली थी और पंडित जी भी। व्हाट? बानी लगभग उछल पड़ी थी। कबीर, ये मजाक है ना? कबीर ने कंधे उचकाए। काश होता, लेकिन नहीं है। बानी ने सिर पकड़ लिया था। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट? वो तो अभी है। बानी उसे घूरने लगी थी। आप बहुत बुरे इंसान हैं कबीर। कबीर हंस पड़ा था। और आप मेरी बीवी हैं। बानी ने मुंह मोड़ लिया था। उसके गाल लाल थे। बानी ने मुंह फुलाए हुए कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर रही, आपने मुझे धोखे में रखा। कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, बात मत करो। छी, कुछ तो शर्म कीजिए, पहले शर्ट पहनिए। कबीर ने नाटक करते हुए, आह भाई हाय, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बानी हंस पड़ी थी। हटिए, चाय बनानी है, नहीं तो सच में बीमार पड़ जाएंगे। कबीर ने शर्ट उठाकर पहन ली थी। ठीक है बॉस। लेकिन अगले ही पल उसे हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया था। बानी सिहर गई थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत 2 सेकंड की थी। कबीर ने उसके और करीब आकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पर अपना हनीमून उसने जानबूझकर शब्द खींचा, मैं सिर्फ बातों में वेस्ट नहीं करना चाहता। बानी की गर्दन की गर्मी थोड़ी बढ़ गई थी। कबीर, आप कुछ भी बोलते हैं। कबीर ने मासूम सा चेहरा बना लिया था। अरे, मैं तो सिर्फ घूमने फिरने की बात कर रहा हूँ, या फिर बर्फ से खेलने की, या चाय पीने की। बाकी आप जैसा सोच रही हैं मिसेस सिंघानिया, वैसा भी कर सकते हैं। बानी ने उसे घूरा। आप बहुत ओवर स्मार्ट हैं। कबीर हंस पड़ा था। शादी के बाद थोड़ा तो बनता है ना। बानी ने आंखें घुमा ली थी, पर होठों पर मुस्कान अपने आप आ गई थी। कबीर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया था। कबीर के जाने के बाद भी बानी कुछ पल वहीं खड़ी रही थी। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। बहुत ओवर स्मार्ट हैं, उसने खुद से बुदबुदाया और फिर मुस्कुराते हुए मीटिंग्स के लिए तैयार होने चली गई थी।
उनका पूरा दिन मीटिंग्स, फाइल्स और प्रेजेंटेशन में ही निकल गया था। कभी कॉन्फ्रेंस रूम में, कभी होटल के लॉन में बैठकर डिस्कशन। कबीर अपने प्रोफेशनल मोड में था, शार्प, फोकस्ड, काम। और बानी उसे देखकर बार बार भूल जाती कि ये वही आदमी है जो सुबह उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। कभी कभी उनकी नजरें टकरा जाती, बस एक सेकंड के लिए, और फिर दोनों ऐसे बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो एक सेकंड पूरे दिन के लिए काफी था। शाम ढलते ढलते होटल के बाहर बॉनफायर सज चुका था। हल्की ठंड, जलती लकड़ियों की खुशबू और पहाड़ों की खामोशी। बानी ने शॉल ठीक करते हुए चारों तरफ देखा। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया था। उसने खुद को समझाया शायद वहम होगा, और उस एहसास को नजरअंदाज करते हुए वो वहां जमा लोगों के साथ शामिल हो गई थी। कुछ देर बाद मनाली का फोक डांस शुरू हो गया था। बानी पहले तो झिझकी, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। हाथों की मूवमेंट्स, कदमों की ले वो बिल्कुल अलग ही चमक रही थी। थोड़ी दूर खड़ा कबीर बस उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वही सॉफ्ट स्माइल थी जो सिर्फ बानी के लिए थी। उसने चुपचाप फोन निकाला और एक के बाद एक उसकी तस्वीरें लेने लगा था। वो दोनों सच में बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन बॉनफायर की रोशनी के पार अंधेरे में कोई और भी था जिसकी नजर एक पल के लिए भी उन दोनों से नहीं हट रही थी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी आसमान से बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिरने लगे थे, पहले हल्के, फिर थोड़े तेज। लोगों ने शॉल कस ली थी। किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। बॉनफायर के आसपास की भीड़ एक एक करके छटने लगी थी। कुछ ही मिनटों में वहां लगभग सन्नाटा छा गया था। बानी मुड़ी और तभी उसकी नजर कबीर पर पड़ी। वो अभी वहीं खड़ा हुआ था। बर्फ उसके कंधों, बालों और कोट पर जमने लगी थी, लेकिन वो हिला तक नहीं था, जैसे उसे पता ही न हो कि बर्फ गिर रही है। बानी का दिल एक पल को अजीब सा धक कर गया था। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। कबीर, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए ना, स्नोफॉल हो रहा है। लेकिन कबीर को जैसे कोई होश नहीं था। उसने फिर कहा थोड़ा जोर से, कबीर। लेकिन कबीर की आंखें वो वहां नहीं थी। उसके सामने मनाली नहीं थी। उसके सामने सड़कों पर गिरती बर्फ थी, ठंडी, बेरहम। एक और रात ऐसी ही बर्फबारी थी। छोटी सी उम्र और माँ का कांपता हुआ हाथ जो उसका हाथ पकड़ते हुए भाग रही थी। कबीर, भागो! उसकी माँ की आवाज घबराई हुई थी। पीछे से एक गाड़ी जानबूझकर उनके करीब आ रही थी। माँ ने उसे धकेलकर किनारे कर दिया था और अगले ही पल जोरदार टक्कर। सड़क पर गिरती एक देह नहीं थी, दो सपने टूटे थे उस वक्त। उसकी माँ के साथ साथ वो ड्राइवर भी उसी वक्त गुजर गया था। उस ड्राइवर को भेजने वाला कौन था, उसे आज तक पता नहीं चला था। लेकिन वो आज भी उस ड्राइवर की पहचान ढूंढ रहा था ताकि अपने माँ के कातिल का पता लगा सके। कबीर के अंदर वो दर्द बर्फ की तरह जम गया था। कबीर! बहानी की आवाज उस बर्फ को चीरती हुई उसके पास पहुंची थी। उसने झपक कर आंखें बंद की और जैसे ही उन्हें खोला, वापस उस बॉनफायर के पास था। बर्फ गिर रही थी। पानी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। आप ठीक तो है ना? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने एक पल के लिए बानी की तरफ देखा, बस एक पल, लेकिन उस नजर में वो सारी ठंड, वो सारी यादें, वो सारी थकान उतर आई थी। अगले ही क्षण उसने बानी को अपने सीने से लगा लिया था। अचानक, बिना कोई शब्द बोले। बानी थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उसने धीरे से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली थी। कबीर की सांसें भारी थीं, सीने में अटकी हुई। बानी ने उसका सिर अपने कंधे से टिकने दिया था। उंगलियों से उसकी पीठ को सहलाने लगी थी, जैसे कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो कबीर। कुछ देर बर्फ गिरती रही और वो दोनों एक दूसरे में थमे रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में थे। कमरा हल्की सी गर्माहट से भरा हुआ था। बालकनी के बाहर अभी बर्फ गिर रही थी, शांत, लगातार। कबीर वहीं खड़ा हुआ था, कांच के पार सफेद होती दुनिया को देख रहा था, जैसे अब भी किसी सोच में उलझा हो। पीछे बानी बाथरूम से बाहर आई। उसने एक सिंपल लेकिन खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जो कबीर उसके लिए स्पेशली लाया था, पर बानी को दे नहीं पाया था। उसका रंग हल्का बर्फ जैसा लग रहा था। बाल अभी भी हल्के नम थे। वो 2 कदम चली, फिर रुक गई थी, शर्म की वजह से या घबराहट से, ये तो उसे खुद नहीं पता था। कबीर! उसने धीमे से पुकारा। कबीर मुड़ा और जैसे ही उसकी नजर बानी पर पड़ी, उसकी सारी सोच एकदम रुक गई थी। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, तुम? वो पूरा वाक्य नहीं कह पाया था। बानी की उंगलियां ड्रेस के किनारे पर अपने आप सिमट गई थीं।
मैं उसने नजरें झुका ली थी। आप अगर चाहें तो मैं बदल लूं, शायद मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है। कबीर उसके पास आया, बहुत धीरे। उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखी और धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठा लिया था। नहीं, उसकी आवाज़ नरम थी। बानी की सांस अपने आप गहरी हो गई थी। बालकनी के बाहर बर्फ और तेज गिरने लगी थी और कमरे के अंदर ठंड के बीच एक बेहद शांत, बहुत नाजुक सा रिश्ता खामोशी में खिल रहा था। कबीर खुद को उसकी सांसों में उतारता उसे बाहों में भर गया था। बड़ा बेताब होकर वह उसके नाजुक वजूद पर बारिश की तरह बरसने लगा था। और बानी ने भी मना नहीं किया था तो उसके नाजुक वजूद को होठों से छूता हुआ उसे मचलने पर मजबूर कर गया था। 2 महीने बीत चुके थे। मनाली की वो बर्फीली रात अब एक मीठी याद बनकर दिलों में बस चुकी थी। कबीर और बानी वापस अपनी दुनिया में लौट आए थे, लेकिन वो दुनिया पहले जैसी नहीं थी। अब हर सुबह कॉफी के कप के साथ एक मुस्कान होती थी। हर शाम दिन भर की बातें वो एक दूसरे को बताते थे। कबीर बदला नहीं था, बस और ज्यादा खुल गया था। मीटिंग से पहले बानी के माथे पर हल्की सी किस उसका रूटीन बन गया था। चलते चलते उसकी उंगलियों को अनजाने में थाम लिया जाना, भीड़ में भी उसका नाम सबसे पहले पुकारना। वो अपनी मोहब्बत जताने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आज सुबह बानी बहुत खुश थी। कुछ अलग सा था, जैसे दिल बिना वजह ही हल्का हो। हालांकि शरीर थोड़ा थका हुआ लग रहा था, सर भारी था, सांसें धीमी थी। कबीर ने उसे ध्यान से देखा। आज ऑफिस मत जाओ, उसने साफ कहा था। घर पर रहो, बानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया था। उसकी वो मुस्कान जिस पर कबीर हमेशा हार मान लेता था। शाम धीरे धीरे उतर आई थी। बानी आज और भी ज्यादा खुश थी। आज उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। अब कोई दिखावा नहीं, कोई शर्तें नहीं थी, बस नॉर्मल जिंदगी हस्बैंड वाइफ की तरह जैसी सबकी होती है। उसने चहकते हुए फोन उठाया और कबीर को कॉल लगाई। सुनिए कबीर। उसकी आवाज में हंसी छुपी नहीं थी। आप जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपको कुछ बताना है। उधर कबीर के हाथ में एक फाइल थी। कागजों के किनारे उसकी उंगलियां जोर से दबी हुई थी। जबड़ा कसा हुआ था, उसकी आंखें सख्त थीं। फोन कान पर था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अगले ही पल कॉल कट गई थी। बानी कुछ सेकंड तक फोन को देखती रही थी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसने खुद को समझाया, या फिर बहुत बिजी होंगे, इस वजह से ही कॉल कट गई होगी। उसने फोन रख दिया था, किचन में जाकर डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने कबीर का फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था। घड़ी की टिक टिक चलती रही थी। शाम रात में बदलने लगी थी। 7 बज गए थे, फिर 9 और फिर 1, और कब उसका इंतजार करते करते बानी को सुबह के 5 बज गए थे। बानी को पता भी नहीं चला था। बानी बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही थी, लेकिन कबीर नहीं आया था। ये पहली बार था कि कबीर रात तक घर नहीं लौटा था। फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ था। बानी के दिल में एक अजीब सी कसक होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को ज्यादा सोचने नहीं दिया था। शायद देर हो गई होगी, हो सकता है कोई मीटिंग हो, मैं भी ना पागल हूँ, कुछ भी सोच लेती हूँ, उसने धीमे से कहा। डिनर ठंडा हो गया था। रात बहुत लंबी लगी थी। अगली सुबह जब बानी की आंखें खुली तो वो काउच पर बैठी बैठी सो गई थी। साड़ी आधी कंधे से फिसली हुई थी। कमरा खामोश था, बेड खाली था। कबीर अब भी नहीं आया था। उस पल बानी के दिल में जो उतर आया था वो सिर्फ डर नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये खामोशी उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाली है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.